जय माता दी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको हम लोग जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक इज नोन एज द जर्नल। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इज नोन एज अ जर्नल। डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। साइकिल और डबल एंट्री सिस्टम मेनली डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स। फीचर एक्सप्लेन एज अंडर। पहला होता है जर्नल, इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। दूसरा होता है लेजर, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, को समराइजिंग कहते हैं। और चौथा होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसको एनालिसिस कहते हैं। इसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में 4 होते हैं: जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट्स नोट्स एट जनरल। अब जनरल कैसे बनता है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल मीन्स दैट द इनिशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच द फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 पार्ट्स: वेस्ट बुक्स, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स। तो पहला होता है वेस्ट बुक यानी रफ बुक। वेस्ट बुक क्या होता है? इन दिस बुक ऑल trading transaction taking place or recording immediately whenever they occur, and the later on they are the recorded in journal, or in other subsidiary books it is also known as rough book। रफ बुक का मतलब होता है जैसे सामान बेचा या खरीदा उसी समय एक डायरी में उसको लिख लेते हैं, उसको हम रफ बुक कहते हैं। इसका ऑब्जेक्ट होता है एंट्री आर मेड इमीडिएटली इन वेस्ट बुक और कच्ची बही, इंडियन सिस्टम में इसको कच्ची बही कहते हैं। एंड सो देयर इज नो नीड ऑफ रिमेंबरिंग देम। हम डायरी में लिख लेते हैं और फिर उसी से हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज हेल्प इन मेकिंग एंट्रीज इन जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक। जर्नल बनाने में हेल्प करता है या सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड करने में। एंट्रीज आर मेड द कन्वेंटली थ्रू दिस बुक एंड व्हेन दिस एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल दे बिकम मोर क्लियर एंड नीट। इसका बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम एंट्री करते जाएंगे लगातार, तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, उसे हम रफ बुक में लिख लेते हैं और रफ बुक से फिर सीरियल नंबर से इसमें लिखते हैं। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसका मतलब होता है कि अगर लार्ज नंबर में ट्रांजेक्शन हो तो उसी समय एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको मेंटेन करते हैं और उसमें हम सब्सिडरी बुक भी बनाते हैं। दीज बुक्स आर हेल्पफुल इन द सेटिस्फाइंग ऑडिटर, और इससे ऑडिटर को ऑडिटिंग करने में भी हेल्प मिलता है। ठीक है बेटा। रूल्स, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल्स मेकिंग एंट्री इन वेस्ट और कच्ची बही। रफ में लिखने का कोई भी नियम नहीं है, ये कैसे भी आप लिख सकते हो। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डेट में क्या ट्रांजेक्शन की डेट हो गई, यहाँ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिखते हैं या उसका अमाउंट लिखते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट्स विच इज नेसेसरी यूज बाय द ईच ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटे और बड़े हर प्रकार के संस्था में इसको यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हम जर्नल पे। जर्नल की मीनिंग क्या है? द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर, मीनिंग द डेयरी, डेली बुक और लॉग बुक। जर्नल इज द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज कॉल्ड जर्नल और नकल बही। इसे इंडियन सिस्टम में कहते हैं नकल बही। इन इट इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड डेट वाइज, सीरियल एंड अफेक्टिंग बोथ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल। जर्नल क्या है? एक डेली बुक्स हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसे डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये इसका मीनिंग है। इसके बाद इसकी डिफिनीशन आप पढ़ लीजिएगा। फीचर्स पे आते हैं। फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट। जर्नल में सभी तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हो। नंबर 2, ऑल ट्रांजेक्शन आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स एंड दे आर रिकॉर्डेड। 2 पार्ट्स पहले बता चुके हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटन डेट वाइज एंड सीरियली। जितने भी ट्रांजेक्शन वो डेट वाइज होंगे और सीरियल नंबर से लिखे जाएंगे। इट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर लेजर। जो लेजर बनता है वो जर्नल के बेसिस पे बनता है। ठीक है, विदाउट जर्नल हम लेजर नहीं बना सकते। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे आप जर्नल पे। फुल नॉलेज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द जर्नल एंट्री। जर्नल से हमें सभी तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन की नॉलेज हमें मिल जाती है। नंबर 2, द वर्क ऑफ पोजीशन कैन बी डन इजीली विद द हेल्प ऑफ जर्नल।
इससे लोगों को काम बताना आसान हो जाता है, कौन क्या काम करेगा अकाउंट से रिलेटेड। द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ जर्नल। हम जर्नल की सहायता से ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को पता कर सकते हैं। और जर्नल हेल्प इरेडिकेटिंग बिजनेस डिस्प्यूट, और जर्नल हमें बिजनेस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। अब हम लिमिटेशन के बारे में है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप सिंगल जर्नल इन बिजनेस। ये पॉसिबल नहीं कि केवल जर्नल की सहायता से सब कुछ हम रिकॉर्ड कर सकें। इफ ए सिंगल जर्नल मेंटेन देन इट बिकम्स ह्यूज एंड बल्कि इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड इट्स सेफ मेंटेनेंस विल बी आल्सो ए प्रॉब्लम। केवल जर्नल, हम सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में नहीं लिख सकते, इसीलिए सब्सिडरी बुक्स की व्यवस्था की गई है। उसके अंदर इट इज़ नॉट ईजी टू नो द डेली कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस। जर्नल के द्वारा आप कैश बैलेंस का पता नहीं कर सकते या किसी चीज़ के बैलेंस का पता नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट। समझ में आ गई बात? ये तीनों मैंने आपको बता दिया। पहली बात, हर ट्रांजेक्शन जर्नल बनाना पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, आप कैश का बैलेंस डेली पता नहीं कर सकते और ना ही किसी अदर अकाउंट का बैलेंस पता कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस है। ये प्रोफार्मा देखिए, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जर्नल डिवाइड इन 5 कॉलम अंडर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आपको बता चुका मैं पहले, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर आता है रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री और गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल के लिए या पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री और गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रूल्स रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। ये कहता है कि रिसीवर को आप डेबिट करोगे और गिवर को क्रेडिट करोगे। हिंदी में कहें तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। दूसरा, रूल्स रिगार्डिंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा, रियल अकाउंट में रूल्स कहता है कि जो चीज़ हमारे पास आएगी उसे हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ हमारे पास जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा है रूल्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है कि सारे एक्सपेंसेज और लॉसेज को हम डेबिट करेंगे और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट को हम क्या करते हैं? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। रियल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाली वस्तुओं या संपत्तियों को डेबिट और जाने वाली वस्तुओं या संपत्तियों को क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? जितने भी हमारे खर्चे या हानियां होती हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जितने हमारा प्रॉफिट या गेन्स होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरी अकाउंट्स इसी पर डिपेंड करती है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं कुछ रूल्स रिगार्डिंग स्पेशल एंड अकाउंट्स है, जैसे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नाम के आगे अकाउंट्स हम नहीं लगाएंगे। अगर हमें नाम के आगे अकाउंट्स लगाना भी है तो इसे लिखा है हरीश अकाउंट, तो हरीश के आगे कॉमा लगा के एस लिखा देंगे, हरीश अकाउंट एस लिखेंगे। समझ में आ गया? या ओनली हरीश लिखा जाएगा, केवल हरीश लिखोगे तो उसके आगे अकाउंट्स नहीं लगाओगे। कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट, द अमाउंट ब्रॉट इन कैश, गुड्स और असेट्स इन बिजनेस इन रिटर्न एज ए कैपिटल अकाउंट। फॉर अदर अकाउंट्स, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड असेट्स अकाउंट आर ओपन। The amount drawn by the proprietor for his personal use in written in drawing account, and drawing account is debited while cash and purchase account are credited. Sale and purchase of goods and assets. The goods purchased in business for the earning profit is known as a goods, and other properties for operating business are known as a asset. हम आज की डेट में गुड्स की जगह, गुड्स के लिए यहाँ देखिए परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न लिखा जाता है। आर ओपन फॉर परचेज, सेल एंड रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ एन असेट्स इन एडजस्ट इन असेट्स अकाउंट। अगर आप गुड्स को परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, गुड्स को सेल करोगे तो सेल अकाउंट, अगर सोल्ड गुड्स रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न,
अगर परचेज गुड्स को आप रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न लिखा जाता है, लेकिन कोई आप असेट्स परचेज करोगे तो उस असेट्स का पार्टिकुलर नाम लिखा जाएगा। जैसे मशीन परचेज करोगे तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ गया? इस तरह का सेल भी करते हो आप, असेट को सेल करोगे तो असेट क्रेडिट हो जाएगा, अब परचेज करोगे तो डेबिट। समझ में आ गया? क्योंकि जब असेट हम परचेज करते हैं तो असेट हमारे पास आता है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे, और असेट को जब सेल करोगे तो असेट क्रेडिट हो जाएगा। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड असेट्स इन कैश, कैश अकाउंट इज टू बी ओपन एंड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन द अकाउंट ऑफ द पार्टी विल बी ओपन। समझ में आ गया? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एसेट्स विल एज अंडर। If the name of party is not mentioned in the sale or purchase of goods, then the transaction will be treated in as a cash. अगर ट्रांजेक्शन में कहीं कोई पार्टी नेम नहीं लिखा हुआ है तो उसे आप कैश ट्रीट करोगे। क्या करोगे आप? कैश ट्रीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स 5000, ये हमारा कैश परचेज है। सोल्ड गुड्स 2000, ये हमारा कैश सेल है। इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन्ड इन सेल और परचेज, देन this transaction will be treated as on the credit unless the word cash is written such as। अगर आपको पार्टी नेम दे रखा है जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब अभी आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार आपसे पैसा लेता है, आपको सामान देता है, तो कभी भी आपका नाम ना पूछता है ना लिखता है। लेकिन उसी दुकानदार से यदि आप कहते हो कि मैं पैसे आपको कल दूंगा, तो आपका नाम पूछेगा, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज हो जाएगा वो। इसी तरह से अगर लिखा है फर्नीचर ₹2000 सोल्ड टू कृष्णा, तो ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन आगे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹7000 इन कैश। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही पार्टी से कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों कर रहे हैं, तो अगर वो आगे फॉर कैश या इन कैश लिख देगा तो उसे हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। अगर ये इन कैश या फॉर कैश न लिखा होता तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। समझ में आ गया? The above rule will not be applicable in case of the nominal account। nominal account में रूल अप्लाई नहीं होता। Under such condition, no account of the party concerned will be opened such as salary paid to महेश, ये nominal account है, या हमारा महेश से कोई मतलब नहीं होगा। Rent paid to रमेश, इसमें भी रमेश से हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल rent to cash होगा। इस तरह इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सुरेश है, तो हमारा सुरेश से कोई मतलब नहीं होगा। दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट में किसी इंडिविजुअल पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं होता और उसको नहीं लिखा जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ श्री हिरवानी। ठीक है, डेट लिखी हुई यहाँ पे, यहाँ आपका ट्रांजेक्शन है बिजनेस ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। देखिए इसकी एंट्री लिखी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं आपको समझा दूँ, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेसमैन के पास से तो पैसा जाता है, लेकिन बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है। हम पहले आपको बता चुके हैं, हम लोग बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं। किसकी बुक कर रहे हैं? हिरवानी की बिजनेस की बुक में। हिरवानी की बुक में इन द बुक ऑफ हिरवानी जरूर लिखा है, लेकिन ये हिरवानी की बिजनेस की बुक है। तो उसमें क्या होगा, जब बिजनेस स्टार्ट करोगे आप तो बिजनेस पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, इसमें आने वाली चीज़ क्या हो गई? डेबिट हो गई। देने वाला कौन है? मालिक है। हिरवानी का हम नाम न लिख करके ये कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल वर्ड इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, इसलिए यहाँ टू कैपिटल लिखा गया। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश पैसा आ रहा है बिजनेस में और कौन दे रहा है? मालिक है, देने वाला मालिक है। तो हम हिरवानी कैपिटल भी लिख सकते हैं और टू कैपिटल भी लिख सकते हैं। और ये देखिए डेबिट हो गया, और ये आपका अमाउंट है कैश में 60,000 और कैपिटल में 60,000। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में पैसा आता है, तो जो आने वाली चीज़ होगी उसे डेबिट करेंगे। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट, इनकमिंग को डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और देने वाला यहाँ पे मालिक है, ये कैपिटल वर्ड हिरवानी का रिप्रेजेंटेटिव, हिरवानी जो इसका मालिक है, तो यहाँ हो गया टू कैपिटल, ये हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ गया? सर दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरा लिखा है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है। तो देखिए जब फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब पैसा जा रहा है इसलिए पैसा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया।
एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये जो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस लिखा है ये नरेशन है। आज की डेट में ये बीइंग लिखना जरूरी नहीं है, स्टार्टेड बिजनेस भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको नरेशन कहते हैं हम, ठीक। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज फर्नीचर हो गया, फर्नीचर आया पैसा गया, तो फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, ये नरेशन हो गया, फर्नीचर परचेज इन कैश। तीसरी आपकी यहाँ पर है परचेज गुड्स फ्रॉम निर्मल फॉर कैश। देखिए अगर यहाँ फॉर कैश लिखा है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज इन कैश। फिर समझ लो आप, ये साथ में फॉर कैश लिखा था इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ना लिखा होता तो ये क्रेडिट हो जाता है। अब 7 तारीख को देखते हैं, लिखा है सोल्ड गुड्स इन चंद्रिका, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देखिए आगे फॉर कैश नहीं लिखा तो ये हमारा कोई जगह क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, चंद्रिका पर्सनल अकाउंट है और चंद्रिका पाने वाला है, चंद्रिका क्या हो गया डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया, चंद्रिका पाने वाला है, चंद्रिका डेबिट और सामान जा रहा है हमारे पास तो क्या हो जाएगा टू सेल्स। फिर देखिए ये हमारा 10 तारीख को 10th को है परचेज गुड्स फ्रॉम उपेंद्र, देखिए आगे फॉर कैश नहीं लिखा है यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू उपेंद्र, परचेज हमारा डेबिट होगा क्योंकि सामान आ रहा है मेरे पास इसलिए डेबिट। याद रखिए परचेज जनरली डेबिट ही होता है, सामान जब भी आपके पास आएगा बाहर से कहीं पर भी तो परचेज डेबिट होगा, और ये देने वाला कौन है उपेंद्र है, इसलिए उपेंद्र क्या हो गया क्रेडिट, ये हो गया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फिर देखिए 13th को सोल्ड गुड्स टू नागेंद्र फॉर कैश, देखिए इसमें फॉर कैश लिखा है दैट्स मीन्स कैश ट्रांजेक्शन, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश नागेंद्र अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि फॉर कैश लिखा था इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर हम देखते हैं 16th को विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कोई भी आप पैसा या सामान पर्सनल यूज के निकालते हो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। एनी कैश और गुड्स विड्रॉ फॉर प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज नोन एज ए ड्राइंग, यहाँ पे कैश निकाला गया है, क्या किया गया कैश विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज में को हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको ड्राइंग अकाउंट। जब मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल और निकालेगा तो ड्राइंग, तो यहाँ हो गया आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। फिर देखिए है रिसीव्ड कमीशन, ये हमारा इनकम है, जब आप रिसीव करोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो किस सोर्स से आपका आया कमीशन से आया, इसलिए एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और कमीशन रिसीव्ड इन कैश। समझ में आ गया, जब भी हमारा रिसीव इंटरेस्ट रिसीव कमीशन तो हमारा इनकम होता है, पैसा मेरे पास आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, किस इनकम के थ्रू आया कमीशन के थ्रू, इसलिए कमीशन क्रेडिट हो गया, अमाउंट ऐसे लिखते जाओगे हर बार की तरह से। फिर हमारा है पेड सैलरी 900, आपने सैलरी पे किया 900 का, तो पेड सैलरी आपका एक्सपेंसेज है, क्या आपका एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये हो गया एक्सपेंसेज आपका डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, और पैसा आपके पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ गया, और लास्ट में इन सब का आप टोटल कर दोगे, और डेबिट क्रेडिट टोटल दोनों बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया। अब ये दूसरा ये लेते हैं एक, अब ये कंपाउंड एंट्री है, तो पहले हम समझ लें कंपाउंड एंट्री होता क्या है। व्हेन ऑन द सेम डेट आउट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मनी अदर अकाउंट आर क्रेडिटेड, और मेनी अकाउंट आर डेबिटेड एंड वन अकाउंट क्रेडिटेड। एक बात समझ लो, सेम डेट में अगर आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो तो उस ट्रांजेक्शन को हम एक ही जनरल एंट्री में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। समझ में आई बात, जब एक ही डेट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो और उस ट्रांजेक्शन को हम कंबाइंड लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। समझ में आ गया, अभी पढ़ लीजिएगा इसमें लिखा हुआ। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ जाहिर स्टार्टेड बिजनेस 1,50,000 इन कैश एंड गुड्स 43,200। अब आपको एंट्री करनी है इसकी, तो देखिए इसमें स्टार्टेड बिजनेस में दो चीज़ लगा रहा है, पैसा और स्टॉक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे पास बिजनेस में आ रही थी, बिजनेस में क्या आ रहा है पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा स्टॉक आ रहा है उसकी जगह हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है जाहिर है,
तो जाहिर ओनर का नाम ना लिख के उसे हम कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं, तो टू कैपिटल। समझ में आ गया? इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप कैश लिख दिया, परचेज लिख दिया और टोटल करके यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जाहिर ने टोटल 1,93,200 इन्वेस्ट किया। इसमें 1,50,000 इन कैश है और 43,200 इन स्टॉक है। दूसरी एंट्री देखिए लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अजीत 27,000, परचेज गुड्स फ्रॉम जसवंत 61,000, परचेज गुड्स 32,000, परचेज फर्नीचर 8,000। आपने इतनी चीज़ें परचेज की, तो आइए नीचे देखिए एंट्री में हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और जितना गुड्स का परचेज है वो कंबाइन कर लेंगे। फर्नीचर सेपरेट चीज़ होती है, असेट्स है हमारा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ अजीत का हो गया 27,000 परचेज किया, जसवंत से हमने कितना परचेज किया 61,000, और कैश अकाउंट में हमारा हो गया वो जो कैश परचेज था 32,000 और 8,000 का फर्नीचर है, दोनों ऐड हो गया 40,000 हो गया। समझ में आ गया? परचेज में हम अजीत का, जसवंत का और कैश परचेज तीनों जोड़ लेंगे और फर्नीचर का सेपरेट लिखा जाएगा, क्योंकि ये परचेज गुड्स से रिकॉर्डेड है और फर्नीचर असेट्स, इसलिए अलग अलग लिखा जाएगा। समझ में आ गया? फिर देखिए अगला सोल्ड गुड्स टू प्रेमनाथ, सोल्ड गुड्स टू प्रेमनाथ 9,540, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 17,530, सोल्ड गुड्स टू लोकनाथ 5,260 और कैश सेल 18,200। इसमें भी वो ऐसे ही करेंगे हम, जिसको जिसको हमने सेल किया उसका नाम लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट, प्रेमनाथ डेबिट, रामनाथ डेबिट और लोकनाथ डेबिट। क्यों डेबिट? कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, प्रेमनाथ पाने वाला है इसलिए डेबिट, रामनाथ पाने वाला है इसलिए डेबिट और लोकनाथ पाने वाला इसलिए डेबिट, और सेल चूंकि हमारे पास सामान जा रहा है इसलिए टू सेल्स अकाउंट, टोटल इसका कर देंगे, यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया? फिर देखते हैं अगला पेड रेंट, पेड सैलरी और पेड कमीशन। हम तीनों एक्सपेंस दे रहे हैं, तीनों हमारे एक्सपेंसेज हैं, तो एक्सपेंसेज हमारे डेबिट होते हैं। तो रेंट अकाउंट क्या हो गया डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट और ये क्या होगा बेटा टू कैश अकाउंट। इन जोड़ के टोटल यहाँ लिख दोगे। समझ में आ गया? अब आइए आगे देखिए डिस्काउंट। द कंसेशन गिवन बाय सेलर टू इट्स कस्टमर इज नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज आप टू टाइप्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? द मेन फीचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आर एज अंडर। दिस डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस with the aim of the increasing the sale. Number 2, it is allowed on the cash on credit transaction और no entry on the trade discount recorded in the book. ट्रेड डिस्काउंट व्यापार को बढ़ाने के लिए आता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये कैश क्रेडिट दोनों पर दिया जा सकता है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इससे हमारा कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होता। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे। तो द मेन फीचर्स ऑफ कैश डिस्काउंट आर एज अंडर। इट इज गिवन ऑन द कैश ट्रांजेक्शन ओनली एंड नॉट ऑन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये केवल कैश ट्रांजेक्शन दिया जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर नहीं दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन द अमाउंट ऑफ बी रिसीव इन कैश ऑर्डर टू रियलाइज द सेल अमाउंट क्विकली। कैश डिस्काउंट हम इसलिए कस्टमर को देते हैं कि हमारी जो अमाउंट है जल्दी से जल्दी रियलाइज हो सके। और तीसरा, कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट इज ओपन फॉर द कैश डिस्काउंट एंड इट्स अ डेबिटेड और क्रेडिटेड अलॉन्ग विद द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हो आप और डिस्काउंट आप किसी को अलाउ कर भी सकते हो। इफ डिस्काउंट इज अलाउड देन डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिट, इफ डिस्काउंट इज रिसीव देन इट विल बी क्रेडिट। समझ में आ गया? डिस्काउंट अलाउ करोगे उसे हम डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव करोगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ए परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम बी ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मेक जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने बी से 10,000 सामान खरीदा, तो सेल में लिखेंगे 10,000। ट्रेड डिस्काउंट का 20% है, 10,000 का 20% निकालोगे 2,000 आएगा, 2,000। 10 में 2 घटाओगे 8,000 आएगा। फिर उसमें से लेस करोगे कैश डिस्काउंट, 8,000 का 5% कितना आया 400 रुपये, और 8,000 में से 400 घटा दोगे तो 7,600 आ जाएगा। अब इसे हम ए और बी दोनों की बुक में कर लेते हैं। इन द बुक ऑफ ए बायर हमारा है और बी हमारा सेलर है, तो इसके बुक में हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब देखिए टोटल परचेज हमारा 8,000 रुपये का है,
हम आपको पहले बता चुके ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इस 10,000 की कोई मतलब नहीं है। 10,000 में से 2,000 घटा दोगे, जो 8,000 बचेगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज अकाउंट तुम्हारा 8,000 रुपये हो गया, 8,000 हो गया। कैश अकाउंट हमारा हो गया 7,600, यहाँ आ जाएगा। और ये हमारा डिस्काउंट रिसीव है 400। समझ में आ गया। इस तरह सेलर के बुक में इसका अपोजिट हो जाएगा। सेलर को कैश मिल रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट अलाउड कर रहा है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, सेलर के बुक में सेम वैल्यू से सेल्स हो जाएगा। समझ में आएगी बात, क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है और डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, और सेल अकाउंट हमेशा क्रिएट होता है। समझ में आ गया। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर कैश, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। देखिए इन सब को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स बना लोगे। मैंने चूंकि रफ में वर्किंग नोट्स बनाया था, मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो आप ये काम करो, 40,000 रुपये है, इसका 10% करोगे 4,000 आएगा। 40,000 में से 4,000 घटा दोगे, 40,000 में से 4,000 माइनस करोगे, आएगा 36,000, और फिर उस पर आप 2% कैश डिस्काउंट निकालोगे। अब एंट्री में आओ तो परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए आ गया 36,000। कैश अकाउंट आप लिखोगे यहाँ पे, और ये डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है। 36,000 का 2% 720 आएगा। 36,000 का 2% 720। समझ में आ गया। 36,000 में 720 माइनस कर दोगे तो आएगा 35,280। समझ में आ गया। तो ये कैश में चला जाएगा। क्लियर है। जैसे वो ऊपर वर्किंग नोट्स आपको बताया गया था वैसे ही आप करोगे। सेकेंड में देखो लिखा है 8 को, सोल गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 टू नीलम फॉर कैश ए ट्रेड डिस्काउंट 6%, कैश डिस्काउंट 2%। अब यहाँ देखिए जब एंट्री करोगे तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आपका कितना है, 10,000 का है, सेल लिस्ट प्राइस है, इसमें से इसका 6% लेस करो तो 10,000 का 6% आएगा 600, और 10,000 में से हम 600 लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9,400। फिर इस 9,400 का आप 2% निकालोगे, ये 188 आ जाएगा, और 9,400 में से 188 लेस करोगे तो ये हमारा कैश आ जाएगा 9,212। इसको आप जो मैं बता रहा हूँ इसे आप कॉपी में वर्किंग नोट्स में बना सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल आपका है सोल गुड्स 8,000 टू भूषण ए ट्रेड डिस्काउंट 5% ऑन क्रेडिट। देखिए ऑन क्रेडिट लिखा है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ना लिखा होता तो भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होता, क्योंकि आगे फॉर कैश नहीं लिखा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी भूषण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप क्या करोगे, 8,000 में से 5% 400 लेस कर दोगे, और इसकी एंट्री होगी भूषण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,600। यहाँ भूषण पाने वाला इसलिए डेबिट हो गया, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगली एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 12,000 फ्रॉम भगवती एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट एंड 80% द अमाउंट वाज पेड इन कैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, और मैंने जो हूँ कैलकुलेशन यहाँ पे शायद किया नहीं है, और इसकी एंट्री गलती से 2 में चली गई है पेज पे। अब देखिए यहाँ होगी परचेज अकाउंट डेबिट, प्लेंट्री समझ लो आप। परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, चूँकि कुछ पेमेंट आप कैश करो तो कैश अकाउंट ये क्रेडिट हो गया, और आपको डिस्काउंट मिल रहा है कैश पे तो क्रेडिट हो जाएगा, ये भगवती हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, अब आइए ऊपर से पहले आपका 12,000 आपका कैश परचेज है, सॉरी लिस्ट प्राइस है, जो टोटल परचेज है आपका वो 12,000 है। 12,000 का 10% होता है 1,200, 12,000 का 10% 1,200। अब 12,000 में से 1,200 लेस करोगे तो आ जाएगा 10,800। कितना आएगा, 10,800। अब इसमें आपको क्या करना है, 80% निकालना है पहले। 10,000 का 80% निकालो, और जो वैल्यू आएगी उसका आप निकालना, ये आपका कैश डिस्काउंट दिया हुआ है 3%। फिर से ध्यान देना, 10,800 आ गया, उसका आप निकालोगे 80%, जो वैल्यू आएगी उसका निकालोगे 3%। ठीक है, वो 3% आपका क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो जाएगा। और जो वैल्यू 80% आई थी उसमें से ये 259 डिस्काउंट लेस करोगे तो ये आ जाएगा कैश में, और 10,000 का आपका 20% आपका आ जाएगा क्रेडिट में, जो आपका क्रेडिटर में लिख जाएगा। समझ में आ गया।